डिबेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हालिया दिनों मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में तेजी देखने को मिल रही है। कभी झारखंड, राजस्थान तो कभी यूपी और मध्य प्रदेश में इस तरह के वाकयात आए रोज रूनुमा हो रहे हैं। जिन रियासतों में बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है वहां पर हुजूमी तशद्दुद की दहशत है। चंद शरपसंद अनासिर इन हरकतों को अंजाम देते हैं। माजी में इस तरह के वाकयात के बाद गुनहगारों के साथ सख्ती से ना निमटना इसकी सबसे बड़ी नाकामी है। ये शरपसंद कानून को हाथ में लेने में नहीं हिचकिचाते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इस तरह के मामलात पर सिर्फ सियासत होगी। समाज के चंद हसास लोग इस पर आवाज बुलंद करेंगे, फिर चंद दिनों के बाद इसे भुला दिया जाएगा कि किसका कत्ल हुआ और किसने समाज को परागंदा किया। सवाल यह उठता है कि समाज से नफरत का यह जहर कैसे खत्म होगा? क्या सरकार को समाज से इस नफरत और जहर को खत्म करने के लिए, शरपसंदों में खौफ पैदा करने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं है? आज प्राइम डिबेट में हम इसी इशू को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी के बहिमाना कत्ल के बाद इस तरह के वाकयात आए दिन रूनुमा हो रहे हैं। मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर की कुछ शरपसंद अनासिर ने जमकर पिटाई की। हरियाणा और बुलंदशहर में दलितों की बेरहमी से पिटाई की गई, तो उधर बिहार के मगरबी चंपारण जिले में गुंडों ने अंजार अहमद समेत 3 लोगों की पिटाई की। इस पिटाई के बाद अंजार की याददाश्त चली गई। तवील अदालत के बाद अंजार का इंतकाल हो गया। मुल्क में आए दिन इस तरह की वारदात अंजाम दी जा रही है। हालिया दिनों मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में तेजी देखने को मिल रही है। कभी झारखंड, राजस्थान तो कभी यूपी और मध्य प्रदेश में इस तरह के वाकयात आए रोज रूनुमा हो रहे हैं। जिन रियासतों में बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है वहां पर हुजूमी तशद्दुद की दहशत है। चंद शरपसंद अनासिर इन हरकतों को अंजाम देते हैं। हालांकि झारखंड में तबरेज अंसारी की हुजूमी तशद्दुद में मौत की आह पार्लियामेंट पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपनी खामोशी तोड़ी। राज्यसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया के खुतबे पर इजहार तशक्कुर के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि झारखंड के मॉब लिंचिंग के वाकये से इन्हें भी तकलीफ हुई है, लेकिन ये कहना कि झारखंड मॉब लिंचिंग का अड्डा बन चुका है, ये ठीक नहीं है। सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना ये शोभा देता है क्या? माजी में इस तरह के वाकयात के बाद गुनहगारों के साथ सख्ती से न निमटना इसकी सबसे बड़ी नाकामी है। ये शरपसंद कानून को हाथ में लेने में नहीं हिचकिचाते, क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरह के मामलात पर सिर्फ सियासत होगी। समाज के चंद हसास लोग इस पर आवाज बुलंद करेंगे, फिर चंद दिनों के बाद भुला दिया जाएगा कि किसका कत्ल हुआ और किसने समाज को परागंदा किया। सवाल ये उठता है कि समाज से नफरत का यह जहर कैसे खत्म होगा? क्या सरकार को समाज से इस नफरत और जहर को खत्म करने के लिए, शरपसंदों में खौफ पैदा करने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज प्राइम डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि तकरीबन 1 साल पहले ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के वाकयात से सख्ती से निपटा जाए, सख्त कानून रियासतें बनाए, लेकिन रियासतों ने इस पर अमल नहीं किया। आखिर क्यों? ये भी सवाल उठता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार ने अब पहल की है। उसने कहा है कि गाय के नाम पर या लिंचिंग के नाम पर अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो इस पर अब सरकार कानून बनाने जा रही है। अब जो असेंबली सेशन वहां पर होगा वहां पर सख्त कानून इस पर लाया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है
कि मुल्क की अगर हम दूसरी रियासतों की बात करते हैं या सीधे सीधे अगर हम मरकजी सरकार की बात करते हैं तो मरकजी सरकार की तरफ से इस पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई बार इस तरह के वाकयात पर बयान दिया है, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि इस पर सख्त कदम उठाया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर यह वाकयात नहीं रुके तो इस पर सख्त कानून भी बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से आए रोज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से यह वाकयात हो रहे हैं, शरपसंद अनासिर जिस तरह से इन वाकयात को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में अब यह महसूस किया जा रहा है, अब लोगों में एक खौफ है, समाज में एक डर है कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए, सख्त कानून लाया जाए ताकि लोगों में एक डर पैदा हो और इस तरह की नापाक हरकतों पर लगाम लगाया जाए। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ प्रोफेसर असलम आजाद साहब लीडर हैं जेडीयू के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर तिवारी साहब ब्यूरो चीफ हैं न्यूज 18 झारखंड के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हसन अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं एजेएसयू के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और वीएन राय साहब फॉर्मर आईपीएस अफसर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी के लीडर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लीडर भी हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़ गए सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले दिवाकर तिवारी जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा क्योंकि बहुत इस तरह के वाकयात को आपने कवर किया है और इस तरह के वाकयात पर आपकी नजर भी रहती है। झारखंड में अब तक इस तरह के कितने वाकयात हुए हैं और जो वाकयात हुए हैं क्या उस पर जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सही मानों में होना चाहिए था, क्या वो ट्रीटमेंट हुआ? देखिए, हाल के दिनों में अगर हम देखें तो झारखंड में कई ऐसी घटनाएं सामने आई मॉब लिंचिंग की। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि करीब 1 साल पहले ही 7 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कोई भी समाज या भीड़ किस तरीके से कानून को अपने हाथ में ले सकता है, इसके लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको भी मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरीके के जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलते हैं और नए तरीके से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उस पर एक मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है, व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी बातें होती है और फिर ख़त्म हो जाती है, घटनाएं दर घटनाएं होती जाती है और हम कुछ दिनों के लिए चिंता व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि ये समाज के लिए नासूर है। लेकिन इसके लिए जो सख्त कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं होता है। सख्त कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सख्त कानून है, मौजूदा कानून है, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिजिकल हर्ट की अगर आईपीसी में देखें तो फिजिकल हर्ट के कानून हैं, चाहे वो मर्डर के धाराएं हैं, लेकिन उसको लागू किया जाता है, ये सवाल है। और ये सवाल है कि समाज में इस तरीके की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा होता है? क्या जो पुलिस महकमा इस पे कदम उठाने से हिचकता है तो कहीं ना कहीं कोई पीछे से दबाव है? तो ये सारे सवाल उठते हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। सिविलाइज्ड कोई सोसाइटी है उसके लिए चिंता का सबब है कि भीड़ हिंसक होती है, वायलेंट होती है और इस तरह की घटनाएं होती है और दर बदर ये घटनाएं बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हैं, पुलिस महकमा हो या स्टेट, जब हम जो प्राकृतिक व्यवस्था में रहते आ रहे थे तो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी डेवलप किया कि हमारे कुछ राइट्स स्टेट के पास है और स्टेट के पास वही प्रोटेक्शन के राइट्स हैं कि जान माल की क्षति न हो, किसी भी नागरिक की उसके जो संवैधानिक अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाए। इसके लिए स्टेट को सुनिश्चित करना चाहिए। सेंटर एडवाइजरी भेजती है और स्टेट कहती है कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं और वही ढाक के 3 पात। बिल्कुल दिवाकर जी, एक बहुत मुख्तसर में आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये वाकयात झारखंड में आखिर इसकी शुरुआत किस तरह से हुई? अब तक अगर हम बात करें टोटल कितने वाकयात इस तरह के हुए हैं जहां पर मासूमों को इस तरह से भीड़ आती है और अपना शिकार बना ले जाती है? कितने वाकयात इस तरह के हुए हैं?
देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं, हाल फिलहाल में कई घटनाएं हुई हैं, दहाइयों में ये आंकड़े हैं, और जो घटनाएं इस तरह की बढ़ती है तो ये शुरुआत होती है एक जो भीड़ जो हिंसक होता है, वायलेंट होता है, और ये भीड़ उस कदर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति का जान ले लेता है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक घटना है या उसने कोई आपराधिक प्रवृत्ति का इजहार किया है, उसको कानून के जरिए सजा दिलाने की व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को अपने हाथ में लेके और खुद ही जजमेंट कर देना, एक तरीके से ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं सामाजिक कुंठा है, सामाजिक असंतोष है। ये किस कदर बढ़ रहा है, समाज को भी सोचना है और स्टेट मशीनरी को भी सोचना है कि कैसे इंप्लीमेंट करें और बिल्कुल कानून किस तरह से सख्त कदम उठाया जाए, वो खौफ पैदा हो। बिल्कुल, लोगों में खौफ पैदा हो, डर पैदा हो। इस बीच मेरे साथ तहसीन पूनावाला एक्टिविस्ट हैं, जो हितकार हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। कई इस तरह के मामलों में वो एक अर्जी गुजार भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तहसीन पूनावाला भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और फर्रुख खान साहब सीनियर लीडर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। फर्रुख खान साहब और तहसीन पूनावाला जी, दोनों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं फर्रुख खान आपके पास ही आना चाहूंगा। फर्रुख खान, सोशल मीडिया पर एक पहल आप लोगों ने की है, आपकी तरफ से चल रहा है कि जो मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट है, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनमें कम से कम एक इत्तेहाद होना चाहिए और वो इसके खिलाफ खड़े हों। किस तरह की पहल है? क्या कुछ जो कार्रवाई है इस पे, किस तरह का रिस्पांस आप लोगों को मिला है? जी, बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। देखिए, तहसीन साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने ही मुकदमा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में गालिबन 2016 में, और जिसमें जुलाई 2018 में फैसला आया था, और चीफ जस्टिस तब के जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ये जजमेंट डिलीवर किया था और ये कहा था कि उस पे सेंटर को ये कहा था कि आप कानून बनाएं मॉब लिंचिंग पे, और इन द मीनवाइल 11 पॉइंट का प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि इन 11 चीजों को आप इंप्लीमेंट करें, और उसको वो मैंडेटरी गाइडलाइन में मानता हूं उसको। अब मामला क्या है कि जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हमने लेटर लिखा है, हमने उसी जजमेंट का हवाला देते हुए लेटर लिखा है, और काफी उसको जो है सपोर्ट मिला है सोशल मीडिया पे, और वैसे मुझे बहुत सारे टेलीफोन भी आ रहे हैं। हमने ये कहा है कि साहब, आप ये क्लेम करते हैं कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप 27 नंबर पे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पार्टी एफिलिएशन, आप पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल पेश कीजिए अगर सरकार उस बात को मांगने को तैयार नहीं है तो। अगर प्राइवेट मेंबर बिल गिरने दीजिए, कम से कम ये मुल्क देखेगा, मुल्क की सेकुलर आवाम देखेगी, और अक्सरियत जो है वो सेकुलर पर है इस देश में। कुछ लोग हैं इधर भी उधर भी जो इस तरह की बातें करते हैं, तो मुल्क देखेगा कि, और प्लस फिर ये कोर्ट का डायरेक्शन है, चूंकि पार्लियामेंट को ही पावर है लॉ इनेक्ट करने का, तो कोर्ट तो नहीं उसको इनेक्ट कर सकती है। तो हमने उनसे ये कहा है कि साहब आप आइए, और हमने लोगों को कहा है कि आप दीजिए, और अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आपका प्राइवेट मेंबर बिल भी गिर जाता है, तो आप संसद के अंदर संसद के बाहर बैठिए भूख हड़ताल पे। देखिए, ये बात धब्बा है, ये जमहूरियत पे बहुत बड़ा धब्बा है, और ये एम्पल मैकेनिज्म है कानून में, 302 है। बहुत, मैं एक पेशे से वकील हूं, मैं जानता हूं कि एम्पल मैकेनिज्म है, लेकिन अगर आप वो 11 पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा है कि उस जिले का, उस जगह का जहां पे ये वारदात हुई है मॉब लिंचिंग की, मोबोक्रेसी के तहत, उसका जो सीनियर पुलिस ऑफिसर, जो नोडल ऑफिसर होगा, वो जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर कार्रवाई तय होगी। आप अगर ये डेटरेंट क्रिएट कर देंगे, जब पुलिस ऑफिसर को ये लगेगा कि मेरी नौकरी भी जा सकती है, तो आप यकीन जानिए, ये पुरानी कहावत है कि बच्चे का खिलौना भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब मसला क्या है? गवर्नमेंट, आप मोदी साहब ने पार्लियामेंट में एनडीए के लीडर होने के बाद एक बहुत अच्छी तकरीर की, उसके बाद वो लगातार मुसलमानों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन मसला क्या है कि क्या सरकार मॉब लिंचिंग को इंडोर्स करती है? ये भी क्या महज इत्तेफाक है कि जितने भी लोग, ज्यादातर, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, जो मॉब लिंचिंग में जो आरोपी, चाहे वो पहलू खान का मामला हो, चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे वो तबरेज अंसारी का मामला हो, कि ज्यादातर लोगों के जो इसमें एक्यूज्ड हैं, जिन पे मुकदमा चल रहा है, उनका एसोसिएशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उसकी और तंजीमों से है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आपने भी देखा होगा अबू हुरैरा साहब कि जयंत सिन्हा साहब जो साबिक वजीर थे, अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जब कुछ लोग झारखंड में बेल पे आए थे तो उनको माला पहनाने गए थे। गिरिराज सिंह कैसा बयान देते हैं? तो ये सामाजिक
ये जो पॉलिटिक्स है इनको समझना होगा कि अगर घर में अगर आग लगेगी ना बस्ती में तो सिर्फ हमारा ही मकान नहीं है, सबका मकान है। और इसका हमने बानगी देखी है। आप देखिए कि अखलाक का केस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इंस्पेक्टर पाठक, उनको बुलंदशहर में लिंच कर दिया गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो एक हिंदुस्तानी है या वो इस मुल्क का शहरी है, उसको राइटफुल, उसको पीसफुल एंजॉयमेंट का, एग्जिस्टेंस का राइट है। और सरकारों की, हुकूमतों की, जमहूरियत में ये जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें सबको। ये सिर्फ बातों से काम नहीं जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाकयात समाज पर धब्बा है, हमारे मुल्क पर एक तरह से धब्बा है। खास तौर से ये बात बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बीच मेरे साथ प्रिया शर्मा जो कि लीडर हैं बीजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया शर्मा, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात फर्रुख खान कह रहे थे उससे आगे कि तकरीबन 2018 में डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और सख्त हिदायत दी थी कि इस तरह के वाकयात पर रोक लगनी चाहिए। स्टेट जो है वो अपने अपने हिसाब से इस पर कानून बनाए, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अब तक नतीजा तहसीन पूनावाला साहब सिफर है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आपके इस शो में आने का न्योता दिया और इस्तकबाल, आपने मेरा इस्तकबाल के शो के अंदर। मैं ये बात करना चाहता हूं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस था वो मैंने उसके साथ ही मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मासूका नाम का एक कानून का जो एक ड्राफ्ट कानून था वो पेश किया था माननीय चीफ जस्टिस को, जिसको सराहते हुए उन्होंने कहा कि 11 पॉइंट इसमें से लिया जाए क्योंकि जैसे कि आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया माननीय वजीर आजम से और उनकी हुकूमत से कि वे कानून पास करे पार्लियामेंट के अंदर। इसके बाद मैं खुद गया था होम मिनिस्ट्री के पास, राजनाथ सिंह जी के पास और होम सेक्रेटरी राजीव गौबा के पास, जहां पर मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसके अनुसार जो हमने कानून दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सराहा था, और ये 11 पॉइंट का उन्होंने ये जो एक 11 पॉइंट का उन्होंने ये दिया था जो एक डायरेक्शन है, उसको हमने डिस्कस करते ये कहा कि जल्द से जल्द इस पर कानून बनना चाहिए। 2 प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने कांग्रेस पार्टी से डिस्कस करते, शशि थरूर द्वारा लोकसभा में और केटीएस तुलसी द्वारा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत बात तो बहुत करती कि मॉब लिंचिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई कानून नहीं बनाती। एक पॉइंट इस डिबेट में यह उठा था कि कानून की जरूरत क्यों है। ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट लॉज है, उसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं। देखिए, सफिशिएंट लॉज हमारे पास है, तब भी हमने पॉस्को एक्ट बनाया, तब भी हमने SC/ST एक्ट बनाया, करप्शन के खिलाफ लॉज है, तब भी हमने लोकपाल बनाया। ये सारी आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून की जरूरत है। देखिए, हमने जो मसौदा पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या कहता है कि जहां पर मॉब लिंचिंग हो उस एरिया के SHO इंचार्ज हो। हम ये नहीं कह रहे सिर्फ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, सिर्फ हिंदुओं की हो रही है, सिर्फ आदमी की हो रही है, सिर्फ औरत की हो रही है। सबसे अधिक केस मॉब लिंचिंग की औरतों की होती है। उन्हें डायन बताया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और लोग उन्हें मॉब लिंच करते हैं। अधिकतर ये केस झारखंड में होते हैं। वजीर आजम कहते हैं झारखंड का नाम खराब मत करो। ये हमारा डेटा नहीं, वजीर आजम का डेटा है, उनके होम मिनिस्ट्री का डेटा है। तो क्या महिलाओं को इस तरह से लिंच करना चाहिए उनकी प्रॉपर्टी के लिए? क्या किसी व्यक्ति को इसलिए लिंच करना चाहिए क्योंकि वो हमसे अलग दिखता है? सबसे दूसरे अधिक नंबर ऑफ मॉब लिंचिंग के केसेस थर्ड जेंडर के होते हैं। उन्हें सेक्स वर्कर्स बताया जाता है, उनका मॉब लिंचिंग होता है। क्या किसी व्यक्ति का इसलिए मॉब लिंचिंग होना चाहिए क्योंकि वो थर्ड जेंडर का है? तो ये सारी आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे डेटा तो हुकूमत के हैं। और मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं। वजीर आजम ने उस दिन पार्लियामेंट में कहा हम चाहते कि हिंदुस्तान, हमारा मुल्क $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बने। इंशाल्लाह मैं भी चाहता हूं $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बने, लेकिन इकॉनमी और इन्वेस्टमेंट कब आएंगे? एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब कानून का निजाम ऊपर हो। बार बार कानून का निजाम नीचे हो रहा है, और कौन निजाम नीचे कर रहा है? यही मिनिस्टर्स जो तिरंगा लपेटते, जो हार पहनाते हैं। बिल्कुल। प्रिया शर्मा, जो बात तहसीन पूनावाला कह रहे थे कि आखिर कानून इस पर कब बनेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त डायरेक्शन दिया था, उसके बाद भी लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारें सिर्फ बयानबाजी तो सुनने में आ रही, बातें तो खूब होती हैं, लेकिन इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रिया शर्मा जी,
अबू जी, ऐसा है कि ये जो लिंचिंग जितने भी केसेस आ रहे हैं अभी फिलहाल, ये एक ऐसा भयावह रूप है हमारे सोसाइटी का जो बिल्कुल सामने उभर कर आ रहा है। बट ये कह देना कि ये कुछ एक सालों से हो रहा है, ये बहुत गलत होगा। ये अपने आप को अंधकार में रखने जैसा होगा। ये एक ऐसी रियलिटी है जो बहुत शुरू से सोसाइटी में रही है, बट जस्ट बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, तो ये बहुत ज्यादा अब खुलकर आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि ये आ रही है बिल्कुल सामने। लेकिन मेरा पॉइंट है, दो इश्यूज पर मैं इस बारे में बात करूंगी। पहले तो एक हम बड़ी आसानी से इसमें धर्म खोज लेते हैं। हम कुछ लिंचिंग्स की तो बात करते हैं और कुछ लिंचिंग्स को हम बिल्कुल साइड में रख देते हैं, उसके बारे में हम कहीं बात नहीं करना चाहते हैं। आज ही एक केस आया है, एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम गंगाराम है, उसके बारे में सिर्फ एक जर्नलिस्ट ने आज रिपोर्ट की है। उसने अपने बेटी के किडनैप होने के बारे में कंप्लेन की थी और कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके पीट दिया। तो ये बहुत गलत तरीका है। आप और कई सारे केसेस ले लीजिए, ध्रुव त्यागी का केस ले लीजिए, देखिए इस तरह के वाकयात को सबसे पहले तो धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए, धर्म की निगाह से तो देखा ही नहीं जाना चाहिए। आप रिलीजन का आईना तो उतार दीजिए, सबसे पहले धर्म से जोड़कर तो देखा ही नहीं जाना चाहिए। और प्रिया शर्मा, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि यहाँ पर सियासत मत कीजिए। जो है मैं भी वही कह रहा हूं, ये उतार देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम कानून की बात करते हैं तो आप ये बताइए क्या लिंचिंग अभी कानून सम्मत है? लिंचिंग इज पनिशेबल बाय द लॉ, तो लॉ ऑलरेडी प्लेसेस में है। अब लॉ क्या कहता है? जिन लोगों ने दलील दायर की हुई है वो कह रहे हैं कि एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो ये तय करेगा कि लिंचिंग है या नहीं है। आप ये बताइए किस दायरे में आप लिंचिंग को रखेंगे? कि 2 लोग ने मारा है तो लिंचिंग कहेंगे, 3 लोगों ने मारा है तो लिंचिंग कहेंगे, चाकू मारा है तो लिंचिंग कहेंगे, या हाथ से पीटा है तो लिंचिंग कहेंगे? किस वजह पे, कौन से बेसिस पे आप उसको डिफाइन करेंगे कि ये मॉब लिंचिंग है या नहीं? ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेता हूं। फिलहाल अभी किसी भी जिले में एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, एक नॉन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, नहीं, तहसीन पूनावाला जवाब दे रहा हूं, डॉक्टर फरूक भी आपका जवाब दे रहे हैं। मैं दोनों से जवाब ले लेता हूं। तहसीन पूनावाला, मैं डॉक्टर फरूक आपके पास भी आ रहा हूं। सुना नहीं, बीच बीच में आपने डिस्टर्ब किया। जी ओके, जी प्रिया ने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। काश मैं यही उम्मीद करता, अगर प्रिया, क्योंकि वो बीजेपी की बहुत अच्छी प्रवक्ता है, अगर वे राजनाथ जी के ऑफिस से या होम सेक्रेटरी के ऑफिस से पढ़ लेती या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ लेती। हमने लिंचिंग की डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन मैंने खुद राजीव गौबा जी जो होम सेक्रेटरी है उनको होम मिनिस्ट्री के अंदर दी है और उस डेफिनेशन को कबूल किया, क्योंकि आज तक सीआरपीसी में लिंचिंग के डेफिनेशन तय नहीं। दूसरी बात, प्रिया जी कह रही है कि क्यों आप सिर्फ सिलेक्टिव लिंचिंग की बात करते हो। मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन जब तहसीन पूनावाला सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था, हमने 21 केसेस दिए, फारूक भाई भी थे, उसमें से 10 केसेस हमने हिंदुओं के दिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं यह कहते हुए कि वजीर आजम के घर से 2 किलोमीटर दूर रविंद्र नाम के एक व्यक्ति का लिंचिंग हुआ, महज इसलिए क्योंकि उसने किसी को कहा कि आप यहां पर यूरिनेट मत कीजिए, शौचालय में जाइए। हम कह रहे हैं ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना आदमी की, ना औरत की, ना थर्ड जेंडर की, किसी की लिंचिंग होनी नहीं चाहिए। आप कह रहे हो आप इस लिंचिंग की बात क्यों नहीं कर रहे, उस लिंचिंग की बात क्यों नहीं कर रहे? हम कह रहे हैं आप कानून बनाइए, सोल्यूशन यहां है। आप सोल्यूशन, मैं डॉक्टर फरूक से भी इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। प्रिया शर्मा, डॉक्टर फरूक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर फरूक जाते हैं बिल्कुल सरेआम, उनको तो मॉब लिंचिंग के केस में उन पर तो ठीक है। प्रिया शर्मा, मैं डॉक्टर फरूक से भी रिएक्शन ले लेता हूं। मेरी बहन है प्रिया शर्मा जी, उनकी बातों का सम्मान करता हूं और बड़े इज्जत के साथ और बड़े माजरत के साथ ये बात उनसे अर्ज करूंगा कि हम मजहब का एंगल नहीं ढूंढते जो मर गया उसमें, चाहे वो तबरेज हो, चाहे वो गंगाराम हो। दोनों इस मुल्क के शहरी हैं, दोनों इस मुल्क के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, आपके और हमारे बराबर के नागरिक थे। हम धर्म का एंगल नहीं ढूंढते। दूसरी बात जो आप कह रही हैं मेरी बहन कि इसमें कानून की क्या जरूरत है, तो ये बात तहसीन पूनावाला या फारूक की नहीं है, ये बात देश की सबसे बड़ी अदालत की है। शायद आपने वो जजमेंट पढ़ा नहीं है, उस पर डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को, जो कि गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, अगर आप उसको नहीं समझ पा रही हैं तो मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहूंगा। दूसरी बात जो बहुत लाजमी है समझना कि अलग कानून की जरूरत क्या है। मैं तहसीन भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूं, फिर प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों लाया गया, पॉस्को क्यों लाया गया,
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्यों लाया गया, ऐसे बहुत सारे स्पेशल एक्ट क्यों लाए गए। स्पेशल एक्ट, एक पेशेवर वकील होने के नाते मैं बताऊं आपको, स्पेशल जो एक्ट होता है, कानून होता है, वो एक पर्टिकुलर ऑफेंस को डील करता है और इसलिए लाया जाता है जब उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो जाती हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी। मैं अपनी बहन से निवेदन करूंगा कि वो इस जजमेंट को जरूर पढ़े, बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और तहसीन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बहन को वो जजमेंट जरूर भेज दे। अब इसमें जाहिर सी बात है कि मसला क्या होता है, धर्म का आईना लगाकर बात नहीं करनी चाहिए इस तरह के इशू पर। ठीक है, मैं क्योंकि टाइम कम है डॉक्टर फर्रुख, इस वजह से प्रिया शर्मा मैं आपके पास भी आऊंगा, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रही, लेकिन अभी कुछ पैनलिस्ट मेरे साथ बचे हुए, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर भी जाना है। मैं प्रोफेसर असलम आजाद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से प्रिया शर्मा ने कहा कि यहां कानून की जरूरत क्या है, क्या आपको नहीं लगता है, आप खुद अलायंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्या नहीं लगता है कि इस तरह के वाकयात पर कानून आना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए? असलम आजाद साहब। देखिए, प्रिय शर्मा जी जिस तरह से बात कर रही हैं, मुझे हैरत हो रही है कि यहाँ इंसानियत का कत्ल हो रहा है और वो कहती हैं कि कानून की ज़रूरत नहीं है। हम एलाई ज़रूर हैं उनके महकूम नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए कि कई मुद्दों पर हमारा शदीद इख्तलाफ है बीजेपी से और रहेगा, ये भी मैं बता दूँ। बगैर कानून के अगर कानून बन जाएगा तो फिर मॉब लिंचिंग नहीं होगी। ये जान से अगर कोई दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, समझा ना, शेरवानी वाला है, तो उसकी मॉब लिंचिंग होती है। ये कहती है कि जो है जेंडर देख करके नहीं होता है, धर्म देख करके नहीं होता है, ट्रेन से फेंक दिया जाता है बाहर अगर कोई जो है दाढ़ी वाला होता है या जो टोपी वाला होता है। आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं। मॉब लिंचिंग होती है, अगर आप देखेंगे तो 1% ही दूसरे फिरके के लोग होंगे, 99% जो है एक ही जात के, एक ही बिरादरी के, एक ही कौम के लोग होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक के कानून नहीं बनेगा, देखिए इसके लिए जिम्मेदार है सरकार, इसके लिए जिम्मेदार है प्रशासन, वो स्टेट की प्रशासन हो या मुल्क की हुकूमत हो। जब हमको हैरत हो रही है कि वजीर आजम इतने अहम ओहदे पर रह करके इस तरह की बातें करते हैं कि वहां जो है सिर्फ एक रियासत को जो है ये क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपको पता होगा कि 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग हुई है तो झारखंड में हुई है, तकरीबन 18-20 लिंचिंग के जिस तरह से लगातार वाकयात आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार लोग शिकार हो रहे हैं, ऐसे में अब जरूरत तो महसूस की जा रही है कानून की। मैं वीएन राय जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपको बड़ा तजुर्बा रहा है कानून एडमिनिस्ट्रेशन का, कानून बनना चाहिए। बिल्कुल वीएन राय जी, क्या वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर भी होता है इस तरह के वाकयात में, जो मकामी इंतजामिया जो रहता है? देखिए बिल्कुल फेलियर होता है। इस तरह से अगर भीड़ न्याय करने लगती है तो इसका मतलब, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो जो हमारा एस्टेब्लिश्ड न्याय लागू करने की जो हमारी व्यवस्था है उस पर से लोगों की आस्था खत्म हो गई है। डॉक्टर लोहिया इसके लिए एक शब्द क्रूर कायरता शब्द इस्तेमाल करते थे। तो अक्सर हमारे यहाँ भीड़ खुद न्याय करने लगती है। जो एस्टेब्लिश्ड न्याय की प्रक्रिया है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें अदालतें हैं, उनमें न्याय या तो मिल नहीं पा रहा है, बहुत देर से मिल रहा है, तो लोग सोचते हैं खुद ही फैसला कर दें। तो एक तो ये हमें देखना चाहिए। दूसरे ये बात सही है कि इधर के सालों में, पिछले 4-5 सालों में, ये एक धार्मिक उन्माद का भी हिस्सा हो गया है। खासतौर से गौरक्षकों ने जो किया, जो लव जिहाद के नाम पे हुआ, या अभी झारखंड में जो एक चोर को पकड़ के उन्होंने पीटा, उसमें ये तो आम घटना है, चोरों को अगर पकड़ लेते, जेब कतरों को पकड़ लेते, पीटते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने जब अपना नाम बताया उसके बाद उसको जय श्री राम या इस तरह के नारे लगाने पर बाध्य किया गया, तो वो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। ये इससे तो सीधा लग रहा है जैसे उसमें एक सांप्रदायिक उन्माद भी है। एक भीड़ जो न्याय करने की कोशिश हमेशा करती है, हर मौके पर करती है, उसमें सांप्रदायिक उन्माद भी जुड़ गया है, तो ये ज़्यादा चिंताजनक है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ कानून बहुत हैं, उन कानूनों को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। नए कानून बना देंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि उनको लागू किया जाएगा। ये तो राज्य का कर्तव्य है ना, जो आपके पास कानून है उनको आप लागू करें, आपकी जो मशीनरी है उससे लागू कराएं। नए कानून भी बना दीजिए, उनको मत लागू करिए, तो उससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। मैं हसन अंसारी जी,
हसन अंसारी जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा और बहुत मुख्तसर में, कि इस तरह के वाकयात झारखंड में आखिर इसमें इतना इजाफा क्यों हुआ? इस तरह के लगातार वाकयात झारखंड में आखिर क्यों हो रहे हैं? देखिए, झारखंड जहां तक है, झारखंड प्रदेश, इसमें लिटरेसी का लेयर बहुत कम है। लोगों ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर जो दूर दराज सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहां पर शिक्षा का घोर अभाव है और रूढ़िवादिता बहुत अंदर तक कर गई है। मतलब सिर्फ मॉब लिंचिंग सिर्फ एक स्पेसिफिक एक क्लास का नहीं, सिर्फ मुस्लिम का नहीं, किसी एक समाज का नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए अभी जो प्रश्न खड़ा के बताया गया था, डायन प्रथा पर भी बहुत बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग होती है। तो इस तरह की स्थितियां जो है झारखंड में शिक्षा के अभाव में, और कहीं ना कहीं जब शिक्षा का अभाव होगा तो धर्मांधता भी बढ़ेगी। आज हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी है उस पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करके किया गया। इससे पहले भी उसी सिबुन के जमशेदपुर में 4 मुस्लिम युवकों की हत्या कर दी गई थी बच्चा चोरी के आरोप में। आरोप तो लगता जरूर है, लेकिन उसके पीछे एक मानसिकता काम कर रही है। अब निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप यहाँ पर भी इस राज्य में भी कानून तो नाफिज करनी चाहिए, लागू करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से ही समस्या का समाधान नहीं है। जहनियत आपकी कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। सिर्फ कानून ही बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि उस कानून बनाकर उस पर सख्ती से अमल भी किया जाए। और ऐसा नहीं कि मौजूदा में इस तरह का कोई कानून या इस तरह का कोई एक्ट नहीं है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो सुस्ती देखी जाती है खासतौर से इंतजामिया की जानिब से, यह भी एक बड़ी वजह है जो इस तरह के वाकयात लगातार हो रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी एक तरह से कत्ल कर दिया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया क्यों खामोश है? सरकार इस पर कोई सख्त कदम उठाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या इस पर सख्त कानून नहीं बनना चाहिए? आज पूरे मुल्क से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं और आज प्राइम डिबेट के जरिए भी हम यही आवाज उठा रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद प्रिया शर्मा जी आपके पास ही आना चाहूंगा कि जिस तरह से जितने भी पैनलिस्ट हैं, और आपके अलायंस पार्टी जेडीयू से असलम आजाद साहब खुद मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के वाकयात पर जब तक सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, प्रिया शर्मा जी, जब तक ये वाकयात नहीं रुकेंगे, क्या जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि इस पर सख्त कानून बनाया जाए? बिल्कुल जरूरत महसूस हो रही है कि सख्त कानून भी होना चाहिए और ये सब रुकना भी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जो यहाँ पर फिलहाल चल रहा है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्जन है मॉब लिंचिंग का। अपने आप लोग जजमेंट्स बनाए जा रहे हैं कि मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमान लोगों, मैंने ना मुसलमान कहा और ना हिंदू कहा। मैंने जो नाम गिनाए अपने आप लोगों ने वो धर्म आवंटित कर दिए उन लोगों को। मेरी जो खिलाफत है, जो मेरा जो मैं जिस चीज के खिलाफ जाना चाह रही हूँ वो यही है। यहाँ लोगों ने कहा कि मैंने सोच लिया कि जो तबरेज है उनका मैंने धर्म निर्धारित कर लिया था। भाई वो झारखंड से आते हैं, मैं खुद झारखंड से आती हूँ और मुझे वो झारखंडी लगे। मुझे लगा कि वो एक झारखंडी की हत्या हुई है, बहुत ही निमम्र तरीके से, बहुत ही बेदर्दी से उनको मारा गया है। मैंने वो देखा, बड़े आसानी से यहाँ धर्म देख लिया गया। तो मेरा पूरा प्रिया शर्मा, देखिए सवाल उस वक्त उठता है जब वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कोई वर्कर मारा जाता है तो वहां पर बीजेपी का डेलीगेशन पहुंच जाता है, लेकिन एक तबरेज अंसारी या गंगाराम अगर मारा जाता है तो वहां पर बीजेपी का कोई डेलीगेशन क्यों नहीं जाता है? इस वजह से सवाल उठता है। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ वही कि गंगाराम पे क्यों नहीं जा रहे बाकी लोग भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? या फिर भरत यादव मथुरा में वो सिर्फ बिल मांगता है कुछ लोगों से क्योंकि उसके दुकान से लोग सामान खरीदते हैं और जब वो बिल मांगता है तो उसे लिंच कर दिया जाता है। ऐसे सारे केसेस जो कंट्री में हो रहे हैं वहां पर क्यों नहीं लोग सॉलिडारिटी में खड़े हो रहे हैं? क्यों धर्म देखते हैं? यहाँ पर जिस तरीके से धर्म आवंटित किया जा रहा है कि ये इस धर्म का, वो उस धर्म का, यही बंद होना चाहिए। मेरा पूरा मामला इस बात को लेकर ये है कि जो हम कानून लाने के लिए सोच रहे हैं और जो एक नोडल ऑफिसर पे सारा चीज हम उस पर रोकना चाहते हैं, उस पर हम उसकी जजमेंट पर हम बेस करना चाहते हैं, क्या जो मॉब लिंचिंग की तरह यहाँ पर सारा वाकया चल रहा है क्या वहां पर नहीं हो जाएगा? ये हम कैसे डिसाइड कर लेंगे भाई?
और रही बात कानून की, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून होना चाहिए, लेकिन कानून को एक स्पेशल जामा पहना देना और कह देना कि अब इससे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और अब सब कुछ प्लेस में आ जाएगा, ये गलत है। पनिशमेंट देने का बस एक बात कहना चाहती हूँ, पनिशमेंट का पूरा जो एम होता है वो ये होता है कि क्राइम को एबरेशन बनाया जाए, क्राइम को एक नॉर्म नहीं बनाया जाए। ठीक है, तहसीन पूनावाला कंटिन्यू कीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूँ। प्रिया ने बहुत अच्छी बातें रखी, सिवाय प्रिया कुछ बातें भूल चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 21 एग्जाम्पल्स दिए उसमें से एक एग्जाम्पल में दोबारा दोहराता हूँ, रविंद्र का दिया, जो वजीर आजम के दोस्त थे। मैंने उनका धर्म नहीं कहा। रविंद्र को इसलिए 2 किलोमीटर दूर वजीर आजम के घर से इसलिए मारा गया भीड़ द्वारा क्योंकि उसने कहा यहाँ पर आप यूरिनेट मत कीजिए, शौचालय में जाए। स्वच्छ भारत का फैन था। क्या वजीर आजम गए? मोशे से तो मिले वजीर आजम, अन्य लोगों से मिले, क्या उसे कुछ पैसे मिले? क्या उसके परिवार का देखभाल किया वजीर आजम या बीजेपी या किसी और ने? हम क्या चाहते? हम चाहते रविंद्र हो या पहलू खान हो, स्टेट की जिम्मेदारियों की उनके देखभाल हो। दूसरी बात, फर्क यह आता है कि जब रविंद्र का लिंचिंग हो, मैं एक स्टेप आगे जाते करता हूं, कोई भी उसका लिंचिंग करे, रविंद्र का जब लिंचिंग होता है कोई भी व्यक्ति उस लिंचर को ना हार पहनाता है ना उसके अक्यूज पर तिरंगा लपेटता है। जब मिनिस्टर्स लपेटते हैं इसमें एक पॉलिटिकल मोटिव लगता है। उन मिनिस्टर्स को दोबारा टिकट दिया गया, महेश शर्मा और जयंत सिन्हा को, वे दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनमें से जो लिंचर्स थे वो कॉन्विक्टेड थे बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तहसीन पुनावाला ने कॉन्विक्ट नहीं किया था, न्यूज 18 ने कॉन्विक्ट नहीं किया था, एक कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया था। उसे एक यूनियन मिनिस्टर ने उन्हें गार्लैंड किया। यहां पर आपको पॉलिटिकल मोटिव दिखता है। और तीसरी बात, इससे मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, हमें एक चीज सोचना चाहिए कि मॉब लिंचिंग एक बेहद प्राचीन घटना है। मैं प्रिया से सहमत हूं इस पर। इस प्राचीन घटना को यंगस्टर्स आज क्यों कर रहे हैं, और ये करते हुए वो 4G फोन्स, नए टेक्नोलॉजी के फोन से इसे रिकॉर्ड करते, इसे सर्कुलेट कर रहे हैं। ये क्या उन्हें इसे उन्हें क्यों डर नहीं लगता कानून का? क्यों डर नहीं लगता? और वो लोग जो ये कर रहे हैं, योगी जी के रैली में फ्रंट सीट पे बैठते ताली मारते, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हुकूमत द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूं, अगर हम हिंदुस्तान को, इस मुल्क को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, इकोनॉमी वहीं बढ़ेगा जहां कानून का निजाम हो। आप एक चीज टीवी चैनल्स पे कहो, एक चीज पार्लियामेंट में कहो, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं करो, कहीं ना कहीं आपकी नीयत पे हमें शक आता है। डॉक्टर फर्रुख, मैं प्रिया शर्मा आ रहा हूं, मैं दोनों लोगों का रिएक्शन आपसे लूंगा। डॉक्टर फर्रुख, बहुत मुख्तसर में। मैं अपनी बहन प्रिया को यही कहूंगा कि हम आवंटन नहीं कर रहे हैं धर्म के नाम पे। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि आप कानून बनाइए, और कानून इसलिए बनाइए जो आप कह रही है कानून ऑलरेडी है। हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब स्टडी करेंगी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये जानता हूं कि स्पेशल लॉज जैसे PMLA है, ED के मैटर्स है, तो कितना वाइट कॉलर क्राइम कंटेन होगा, वैसे ये भी कंटेन होगा। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हमें आवंटन करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप अगर मथुरा में किसी को मारा गया, झारखंड में किसी को मारा गया, वेस्ट बंगाल में किसी को मारा गया, स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है। आप जब ममता बनर्जी पे क्वेश्चन करते हैं, हम आपके साथ खड़े रहते हैं, हम तो बोलते हैं, लिखते भी हैं। क्या आपने योगी आदित्यनाथ पे क्वेश्चन किया? क्या आपने झारखंड के मुख्यमंत्री पे, जहां आपकी सरकारें हैं, वहां क्वेश्चन किया? तो जो आप लोकतंत्र में, क्या हमें सवाल पूछने का हक नहीं है? और अगर सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है समाज को सुरक्षा देने की, तो क्या यह सुरक्षा कौन देगा? सरकार इलेक्टेड रिप्रेजेंट, जो इलेक्ट होके आती है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो लोगों को सिक्योरिटी दे। तो कानून बनाने में मुश्किल क्या है? आपने मुसलमान औरतों के लिए ट्रिपल तलाक बिल ले आए, वो ट्रिपल तलाक पास नहीं हुआ, आपने ऑर्डिनेंस की शक्ल दे दी। आपको मुसलमान औरतों का बहुत फिक्र है, उसका भी खैर मकदम करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन आप उनकी भी फिक्र करें जो मारे गए, वो हिंदू हो मुसलमान हो, मेरे लिए वो एक हिंदुस्तानी है, वो इस मुल्क के बराबर के शहरी है। और इस तरह के वाकयात पर, इस तरह की वारदातों पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मौत सिर्फ वोट बैंक का सहारा इसे मत बनाइए। होनी चाहिए। प्रिया शर्मा जी, एक बार आप रिपीट कर दें क्वेश्चन प्लीज, मुझे कम सुनाई पड़ा है। प्रिया शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात तहसीन पूनावाला ने कही या डॉक्टर फर्रुख ने कही कि इस पर कानून बनाया जाना चाहिए,
मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के वाकयात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत से उठकर सोचिए, अगर गंगाराम मारा जा रहा है तो वो भी हिंदुस्तानी है, अगर पहलू खान मारा जा रहा है तो वो भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी और ह्यूमैनिटी की नजर से देखिए इन वाकयात को, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अबू जी, हर्ष हो रहा है मुझे कि अब एटलीस्ट कंसेंसस इस बात का बन चुका है कि सब हम हिंदुस्तानी हैं और कोई भी मारा जाए सड़कों पर कहीं पर भी तो वो एक हिंदुस्तानी मरता है और उस हर एक हिंदुस्तानी के लास्ट सांस के साथ हिंदुस्तान का भी कहीं ना कहीं कत्ल हो रहा होता है। तो ये बहुत हर्ष हो रहा है मुझे, ये हम सब कंसेंसस पर आ चुके हैं। बट क्या हम इस बात की कंसेंसस पर आएंगे कि हर एक व्यक्ति जो मारा जाए मॉब लिंचिंग पे, हम सब लोग मिलकर के ये प्रण लेते हैं कि हम हर एक केसेस पर आउटरीच करेंगे और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो सोसाइटी है वहां पर मॉब लिंचिंग जो पब्लिक आ जाती है, बिल्कुल भीड़ जो आ जाती है अपने आप से जजमेंट पास करने के लिए और आउटरीच छोड़िए, सरकार की जिम्मेदारी है, माफ कीजिएगा बीच में बोलना पड़ रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है जी। और आउटरीच छोड़िए, सरकार की जिम्मेदारी है मोहतरमा, जहां सरकार सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। जिन लोग जो लोग आप कानून पढ़ लीजिए, सजा नहीं सरकार में आपने भरत यादव की बात कही, आपने भरत यादव की बात कही, मथुरा में सरकार आपकी है। आपने तबरेज अंसारी की बात की, सरकार आपकी है। पश्चिम बंगाल में एक आदमी की हत्या होती है, आपके साथ खड़े रहते हैं, हम आउटरीच करते हैं, आप देखिए हम लिखते हैं, पर आप क्यों नहीं करते हैं? आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं? अरे मैडम, आप मुझे बताइए कितने एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पलों की तो लिस्ट लगा रखी है मैंने, कितने एग्जाम्पल दूं? सरकार की डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी होती है मेरी बहन, सुनिए मेरी बहन, सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा देना। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार एहसान नहीं करेगी, सरकार एहसान नहीं करेगी जनता पे। सरकार जनता की सेवक होती है लोकतंत्र में। शायद आपको मुझसे ज्यादा पता होगा ये बात। ना सरकार ऐसा क्लेम कर रही है कि एहसान करेगी सरकार अपना कार्य मुस्तैदी से कर आपने रही है। अंकित लाल का एग्जाम्पल दिया, आपने अंकित लाल सरकार जनता की सेवक है और सरकार को सुरक्षा देना जरूरी है। कार्य कर रहा है। आपने अंकित लाल का एग्जाम्पल दिया, दिल्ली पुलिस किसके पास है? प्रिया क्या इसलिए होम मिनिस्ट्री है भाजपा की सरकार, अमित शाह जी आउटरीच नहीं कर रहे? अगर इस वजह से मॉब लिंचिंग हो रही है, हम शपथ कहते हैं कि हम आउटरीच करेंगे। मॉब लिंचिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने संवैधानिक, हम भी करते हैं, अपना संवैधानिक काम कर नहीं रही है। हम भी करते हैं। अगर मॉब लिंचिंग नहीं होगी तो वोट कैसे मिलेगा? लाल का नाम लिया, किसकी पुलिस है? किसकी पुलिस है? दिल्ली पुलिस किसके नीचे आती है? आपने क्यों कमिश्नर को सस्पेंड नहीं किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पहले नहीं होती थी। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा कौन सी पार्टी के एमपी है? परवरिश वहां हुई है, आसपास में कई एक मॉब लिंचिंग हो चुकी थी। मुझे अगर आप कह रहे हो कि ये पहले होता था तो आप कह रहे थे इलेक्शन में जो पहले हो रहा है वो होने वाला है। ले लीजिए भारत में, क्या आप इतनी आसानी से ये मान सकते हैं कि 2014 के नहीं, प्रिया शर्मा, देखिए जब इस तरह की बातें होती हैं तो सरकार की नियत पर शक हो रहा है। सरकार की नियत पर शक होता है जब इस तरह की बातें होने लगती हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। प्रिया शर्मा जी, सरकार की जिम्मेदारी है, हर शहरी को सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी हर शहरी को तहफ्फुज देना, हर शहरी की सिक्योरिटी का सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं दिवाकर जी आपके पास आना चाहूंगा। दिवाकर जी, क्या वाकई में एक एंगल अगर पॉलिटिक्स हम की तरफ देखें कि इस तरह के वाकयात लगातार होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात और वारदात के बाद पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है, सियासत होने लगती है और इस तरह के वाकयात एक तरह से ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, सियासत की नजर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं होती है तो राजनीतिक तौर पे विभेद किया जाता है और सियासत का हिस्सा बन जाता है। जरूरी यह है कि जब इस तरह की आपराधिक घटनाएं होती है तो उसको सोशली उसको बॉयकॉट किया जाए, सामाजिक रूप से ऐसे अपराधियों का बहिष्कार किया जाए और सियासतदान भी उससे परहेज करे और सुनिश्चित करे कि जो स्टेट मशीनरी है वो दोषियों को त्वरित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको सजा दिलाए। और अभी मैंने सुना कि BN राय साहब ने जो बात कही
बिंदु से मैं सहमत हूं कि सख्त कानून बना दिया जाए। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कानून है उसको लागू किया जाए। स्टेट मशीनरी है उसको लागू करे और उसमें जज्बा हो, उसमें समर्पण हो और उसमें ये भावना हो कि उसमें इच्छा शक्ति हो कि कानून को लागू किया जाए सख्ती से, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएगी अगर आप कानून दर कानून बनाते जाएंगे। जैसे उदाहरण लीजिए कि जो निर्भया कांड हुआ और उसके बाद रेप लॉज बनाए गए, क्या उसके बाद घटनाएं रुक गई? कानून जब तक लागू नहीं करेंगे सख्ती से इस तरह की घटनाएं नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल, पुलिस तंत्र के पास अगर एक स्पेसिफिक जगह की बात करें तो पुलिस के पास पूरी जानकारी होती है, उसके पास ऐसा सिस्टम होता है कि उसे आइडेंटिफाई किया होता है कि ऐसी जगह है जहां ऐसी घटनाएं हो सकती है। इंतजामिया के हाथ में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है कि वो इस तरह के वाकयात रोक सकते हैं। वीएन राय जी मेरे पास बैठे हुए, मैं उनसे और आगे समझना चाहूंगा। वीएन राय जी, क्या वाकई में इस तरह के जो वाकयात होते हैं और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर भी होता है? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो इस तरह के वाकयात रोक सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का अमल दखल होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि हम लाख कानून बनाते जाएं, जो कानून हमारे पास मौजूद हैं, अगर सरकार उनको लागू नहीं करा सकती या उनको लागू कराने की मंशा नहीं रखती या इच्छा शक्ति नहीं है, तो कानून बनाने तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा। सही, सारे कानून हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम सचमुच निष्पक्ष होकर के पुलिसिंग करें तो हम इन्हीं कानूनों से इस तरह की चीजें रोक सकते हैं। जो भीड़ त्वरित न्याय करने के चक्कर में पड़ती है, वो तो सिर्फ इसलिए पड़ती है ना कि उसे पता है कि जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर है, जिसमें अदालतें हैं, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, ये सब न्याय नहीं दिला पाएंगी। अगर न्याय दिलाएंगी तो बहुत देर होगी। लेकिन दुर्भाग्य है, और ये एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किस तरह हमारे समाज में है, हम इसी बहस में देख रहे हैं। शुरू में एक वक्ता ने कहा कि उन्होंने सारे मुस्लिम एमपीज को खत लिखा। क्यों मुस्लिम एमपीज को खत लिखा? क्या ऐसा क्या मुस्लिम एमपी के द्वारा चुन के आए गए? सिर्फ मुसलमानों को करते हैं। जो नॉन मुस्लिम एमपीज हैं, क्या उनके लिए चिंता का विषय नहीं है कि इस देश में इस तरह की हिंसा हो रही है, भीड़ इस तरह से न्याय कर रही है? जो नॉन मुस्लिम एमपीज है उनका भी उतना ही कंसर्न होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो आपने शुरू में ही सांप्रदायिक एक रवैया अपना लिया कि आप सिर्फ मुसलमान एमपीओं से अपील कर रहे हैं। मैं जवाब दूंगा इसका। मैं इसका जवाब भी लूंगा, डॉक्टर फर्रुख से इसका जवाब भी लूंगा। ये देखिए, ये कोई डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है, चलते रहेगा। आप जवाब देंगे, मैं फिर नया सवाल पूछ लूंगा। इस चक्कर में नहीं, डॉक्टर फर्रुख क्या सिर्फ मुस्लिम एमपी से अपील क्यों की गई? उन्हें ही आखिर लेटर क्यों लिखना पड़ा? जो एतराज वीएन राय जी को है, बहुत सही एतराज है। मैं आपको इसका जवाब देता हूं 1 मिनट 30 सेकेंड में जी। मैंने मुस्लिम वीएन राय साहब सुन लीजिए, आप बड़े सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मेरा मसला क्या है कहने का, मैंने मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो लिखा है, मैंने उनको कहा कि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठिए। क्यों? क्योंकि इसमें बात संप्रदाय की नहीं है। किसी का नाम मुसलमान होना या किसी का नाम हिंदू होना सांप्रदायिक नहीं होता। अगर वीएन राय साहब का नाम वीएन राय और मेरा नाम फर्रुख खान है तो ये अपने आप में सांप्रदायिक नहीं हो जाता। सिर्फ हिंदू कोई मंदिर है, मस्जिद सांप्रदायिक नहीं बनता। और मैंने उनके अलावा भी कुछ किए। सुनिए राय साहब, हमने उनके अलावा भी लिखा है। क्यों? आप बैठिए, आप पुराने आईपीएस ऑफिसर हैं, आप आइए ना, आप बैठिए। मैं तो आपकी लीडरशिप मानने को तैयार हूं। आप बैठिए, आप धरना दीजिए, आप भूख हड़ताल कीजिए, आप कीजिए। आप क्यों नहीं है सांप्रदायिकता का? और आप कहते हैं कि कानून की जरूरत नहीं होती है। पुलिस सबसे बड़ी जिम्मेदार है, पुलिस सबसे बड़ी जिम्मेदार है। माफ कीजिएगा, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आपको मेरी बात बुरी लगेगी। पुलिस से बड़ा इस मुल्क में वकील मैं भी जानता हूं कि पुलिस से बड़ा देखिए डिबेट दूसरी तरफ चला जाएगा। पर डॉक्टर फर्रुख जो कंफ्यूजन था, पढ़िए आगे, जो कंफ्यूजन था उस पर आपने क्लियर कर दिया। आपने क्लियर कर दिया डॉक्टर फर्रुख। मैं तहसील नहीं कर सकते फर्रुख साहब, ठीक है। नहीं, वीएन राय जी, बात हो गई, आपका जवाब उन्होंने दे दिया, बात हो गई। एक बात आप बनिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। आपने चूंकि इन्होंने आप लीडर बनिए, मैं खड़ा हूं। आपको पता नहीं, आपको ये पता नहीं कि पूरा मामला मैंने ही उठाया है जी। सेवा के अफसर पहुंचा है, आप चूंकि जानते नहीं तो इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हाशिमपुरा में मैं भी वकील हूं डॉक्टर साहब। देखिए, हाशिमपुरा केस में वकील हूं, मेरी वजह से, आप शायद नहीं जानते, मेरी वजह से हाशिमपुरा पहुंचा, जहां तक मैं भी वकील हूं। हाशिमपुरा मुकदमा में लड़ रहा हूं।
नहीं ठीक है, डिबेट के बाहर आप लोग जा रहे हैं, डिबेट के बाहर जा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, एक एतराज उस पर बात हो गई, नहीं ठीक है डॉक्टर फर्रुख बात हो गई, वीएन राय जी बात हो गई, वीएन राय जी मैं तहसीन आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं असलम आजाद साहब, असलम आजाद नहीं, डॉक्टर फर्रुख बात हो गई, मैं असलम आजाद साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। असलम आजाद साहब, सवाल यह उठ रहा है कि जब जेडीयू को एतराज है इस तरह के वाकयात पर, इस सरकार से एतराज है, क्या जेडीयू के नीतीश कुमार जी के जितने एमपीज हैं वो इसे लेकर प्रोटेस्ट करेंगे पार्लियामेंट में? क्या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे जेडीयू के एमपीज? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है या हमारी हुकूमत की बात है, स्पष्ट रूप से हम लोग किसी भी तरह के तशद्दुद को, फिरकावाराना ये जो एहसासात हैं या तशद्दुद है, इसको पसंद नहीं करते हैं। कई तरह के खिलाफ आवाज उठाइए ना असलम आजाद साहब, जेडीयू इसके खिलाफ आवाज उठाए, आप पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो एमपीज हैं वो प्रोटेस्ट करें। हाँ, एक बात मैं बता दूं अबू साहब, अगर इस तरह की ये क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग नहीं होगी तो फिर फिरका परस्त पार्टियों का वोट कैसे बढ़ेगा? उनकी पार्टियां कैसे जीत के आएंगी? उनके उम्मीदवार कैसे जीत के आएंगे? आपको पता है कि हमने कभी सांप्रदायिकता के से कभी जो है जेडीयू के प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, जो आपके एमपीज हैं मैं उनके प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं। क्या नीतीश कुमार जी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल। क्या जेडीयू के एमपीज पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे या सिर्फ सियासत करते रहेंगे? मैं बता रहा हूं, जब सरकार ही हमारी उसकी मुखालिफ है, नीतीश कुमार ही मुखालिफ है, तो नहीं करने का क्या सवाल उठता है? बिल्कुल इसके खिलाफ हैं हम लोग, और किसी कीमत पर फिरकावारियत को फरोग नहीं होने दिया जाएगा। आप देख रहे हैं बिहार में कभी कोई बात 13 वर्षों में, 13.5 वर्षों में एक भी फिरकावाराना फसाद नहीं हुआ। अगर कहीं कुछ हुआ तो सिर्फ ध्रुवीकरण करने वाले लोगों ही ने उस तरह को प्रोत्साहन दिया है। और प्रिया शर्मा, जो माहौल लगातार बनता जा रहा है, जिस तरह का समाज बनता जा रहा है, ऐसे में हम लोग जानवरों से नहीं, फिर हम लोग इंसानों से डरने लगेंगे, और इस पर ब्रेक लगाना जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार सख्त कानून लेकर आए। इसकी मांग सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान का हर तबका, हर सेक्टर इसकी मांग कर रहा है। प्रिया शर्मा जी, बिल्कुल ठीक कहा अबू जी आपने। आज हिंदुस्तान का हर एक तबका ये चाह रहा है कि ये जो नंगा नाच चल रहा है सड़कों पर, ये जो मॉब लिंचिंग का लोग अपने हाथों में ले रहे हैं कानून और सब है, ये सब बंद हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए ये कैसे होगा? ये में रोल आउट जो ये चीजें जो कानून के बारे में बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया कि जो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि उनको पुलिस पर तो कोई यकीन ही नहीं है। तो पुलिस ही है ना जो ये आइडेंटिफाई करेगी कि कौन लोग कैसे यकीन रह जाएगा? प्रिया शर्मा, अगर झारखंड जैसे वाकयात होते रहेंगे, अगर गंगाराम के साथ होता रहेगा, भरत के साथ होता रहेगा, पुलिस पर कैसे यकीन रह जाएगा? ये है वो है, पुलिस पर यकीन कैसे रह जाएगा अगर इस तरह के वाकये होते रहेंगे? आप दिल्ली में आप मुसलमानों को छोड़िए, किसी बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं मुसलमान और हिंदू, आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, आप मेरे जो हिंदू भाई मारे गए हैं, और दिल्ली पुलिस आपकी पुलिस है, और पुलिस ने क्राइम क्या पुलिस ने नहीं किया? आप कर रही हैं। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके मिनिस्टर माला पहनाने जा रहे हैं। मैंने किया था क्या? माला मैंने नहीं पहनाया था, माला आपने पहनाया था, माला आपकी पार्टी ने पहनाया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देख लीजिए, जो शहीद हेमंत करकरे का जो अपमान करते हैं, आप देखिए ना, शहीदों का अपमान करते हैं। क्यों नहीं करूं मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं। आपकी सरकार है और आप एहसान नहीं करेंगे सुरक्षा देके। हमारा राइट है सुरक्षा लेना आपसे, हमारा राइट है सुरक्षा लेना आपसे। अगर वो ठीक आप सरकार में है, आप विपक्ष की बातें मत करें। काफी है सारी चीजों का की बंदोबस्त। नहीं, देखिए इसे धर्म के आईने से तो बिल्कुल देखना बंद किया जाना चाहिए। धर्म के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए। गंगाराम का इंतकाल हो, गंगाराम मारा जाए या भरत मारे जाए या तबरेज मारे जाए और पहलू खान मारे जाए, ये हिंदुस्तान का नुकसान होता है। हिंदुस्तान का शहरी मारा जाता है, एक इंसान मारा जाता है और इंसानियत का नुकसान होता है। इस वजह से
बार बार यही कहा जा रहा है और बार बार यही आवाज बुलंद की जा रही है कि इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, कानून की बालादस्ती कायम होनी चाहिए, तभी इस तरह के वाकयात रुकेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या रियासती सरकार हो, और सरकारों को इस पर कदम उठाना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया शर्मा मेरे साथ जुड़ने के लिए। वीएन राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहसीन पूनावाला जी, फर्रुख खान साहब, प्रोफेसर असलम आजाद साहब, दिवाकर तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मोहम्मद हसन अंसारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।